एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री बुक का सेकंड चैप्टर दैट इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगेन ये वीडियो आप लोग के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एज यू ऑल नो दैट कि आपके क्लास 12 हिस्ट्री के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग इस साल भी आपके एग्जाम में काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप लोग को अभी तक अपने क्लास 12 हिस्ट्री के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता है, मैंने उसका ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है देन वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। एज आई सेड कि इस साल भी आप लोग के एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके सेकेंड चैप्टर के सारे ही टॉपिक में जितना भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उन सारे ही क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो सच में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट दैट वॉच द वीडियो टिल द एंड टू नो ऑल योर इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। बट बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो, आई होप कि आप लोगों ने इस चैप्टर का मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखा होगा। बट अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मैंने अपने वीडियोस में बहुत ही डिटेल वे में हर एक लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आप मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियो के थ्रू इस चैप्टर को समझते हो देन आप ये चैप्टर बहुत ही ईजिली समझ जाओगे। साथ ही साथ मैंने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो भी बना रखा है। अगर आपको इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखना है देन वो भी आप देख सकते हो, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए फाइनली हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव फ्रॉम दिस चैप्टर इज क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट। इनमें से कौन सा हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे अर्लीस्ट यानी कि सबसे पुराना रिलीजियस टेक्स्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज ऋग्वेदा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इनफैक्ट इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने चैप्टर के फर्स्ट पेज में ही मिल जाएगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन दैट वी हैव इज Dash were elaborate stone structure in Central and South India in first millennium BCE। आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट में कुछ इलेबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर के एविडेंस मिलते हैं 1000 BC के बाद से। उन सारे एलेबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज मेगालिथ। मेगालिथ बेसिकली एक न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल था। डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए मेगालिथ का ही इस्तेमाल किया जाता था 1000 BC के बाद से। ना जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following are the important sources? इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट सोर्सेस है जिसके थ्रू हमें अपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, या फिर इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? पहला जो ऑप्शन है वो है इंस्क्रिप्शन, दूसरा ऑप्शन है कॉइन्स, तीसरा ऑप्शन है टेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव। इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से एंड टेक्स्ट से, इन तीनों ही सोर्सेज से हमें अपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who decipher ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट? इनमें से किस व्यक्ति ने ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था? ब्राह्मी एंड खरोष्टी जो स्क्रिप्ट है वो बेसिकली अशोकन इंस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, किंग अशोका समटाइम मेंशन एज पियादशी इन द इंस्क्रिप्शन। द मीनिंग ऑफ पियादशी इज। अशोकन इंस्क्रिप्शन में हमें कई बार ये देखने को मिलता है कि अशोका ये जो नाम है इसके बदले में अशोका जिस टाइटल को एज्यूम करते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल पियादशी, पियादशी को मेंशन किया हुआ रहता है। ये जो टर्म है पियादशी, आखिर इसका मतलब क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज प्लीजेंट टू बीहोल्ड, यानी कि जो देखने में बहुत ज्यादा मनमोहक होता है, बहुत ज्यादा सुंदर होता है। अशोकन इंस्क्रिप्शन में अशोका ये जो नाम है इसके बदले में पियादशी टाइटल को ही यूज किया जाता था, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट टू बीहोल्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, Why is the 6th century BC often considered a major turning point in Indian history?
सो 6th सेंचुरी बीसी को हमारे इंडियन हिस्ट्री में एक मेजर टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज इमर्जेंस ऑफ स्टेट, सिटीज एंड टाउन्स एंड यूज ऑफ आयरन। यानी कि 6th सेंचुरी बीसी के बाद से ही हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अर्ली स्टेट, सिटीज एंड टाउन्स का इमर्जेंस होता है, यानी कि ग्रोथ होता है। साथ ही साथ आयरन का जो यूज था उसमें भी हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। सो इसीलिए 6th सेंचुरी बीसी को एक मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी महाजनपद वे देयर? सो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 6th सेंचुरी बीसी के बाद से हमें कितने सारे महाजनपद देखने को मिलते हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज 16 महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वॉज अ संगा? सो इनमें से वो कौन सा महाजनपद था जो कि एक संघ था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज वज्जी। सो वज्जी बेसिकली एक ऐसा महाजनपद था जो कि संघ था। दैट मीन्स कि वज्जी महाजनपद में कोई भी एक पर्टिकुलर राजा, एक पर्टिकुलर किंग रूल नहीं करता था, बल्कि वज्जी महाजनपद में हमें ओलिगार्की देखने को मिलता है, जिसमें एक नहीं बल्कि बहुत सारे रूलर मिलके रूल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, Sanskrit texts composed by Brahmins that laid down norms for rulers and other social categories called. So 6th century BC की बात से हमें यह भी देखने को मिला है कि ब्राह्मण्स द्वारा कुछ संस्कृत टेक्स्ट को कंपोज किया गया, जिसमें उन्होंने रूलर्स के लिए यानी कि किंग्स के लिए एंड दूसरे जितने भी सोशल कैटेगरीज थे, सो उनके लिए कुछ नॉर्म्स को लिखा था, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को लिखा था। सो उन सारे संस्कृत टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज धर्मसूत्रास। Next question is question number 10. In which of the following language have the earliest inscription been recorded? So ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से वो कौन सा लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड करने में यानी कि लिखने में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज प्राकृत लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. Which one of these become the most powerful महाजनपद between the 6th and the 4th century BC? सो इनमें से वो कौन सा महाजनपद है जो कि एक बहुत ही पावरफुल महाजनपद बन जाता है 6 से लेकर 4th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड के बीच में? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज मगध महाजनपद। इनफैक्ट इस क्वेश्चन के अलावा और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या वो रीजन थे जिसकी वजह से मगध महाजनपद एक बहुत ही पावरफुल महाजनपद बनता है? सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा, आपको अपने हिस्ट्री बुक में ही इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको अपने हिस्ट्री बुक में इस चैप्टर में एक सेपरेट टॉपिक ही मिल जाएगा जिसमें उन सारे ही रीजन को बहुत ही अच्छी तरीके से बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध? सो इनमें से वो कौन सा सिटी है जो कि मगध महाजनपद का पहला कैपिटल था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज राजगढ़। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध वाज राजगढ़, व्हिच मींस। सो जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 में डिस्कस किया कि मगध महाजनपद का जो अर्लीस्ट यानी कि जो पहला कैपिटल था वो था राजगढ़। सो ये जो टर्म है राजगढ़, इसका मतलब क्या होता है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज हाउस ऑफ द किंग। सो राजगढ़ का मतलब होता है हाउस ऑफ द किंग। सो राज का मतलब होता है राजा यानी कि किंग, एंड गढ़ का मतलब होता है घर यानी कि हाउस। सो राजगढ़ का मतलब होता है हाउस ऑफ द किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, between the 6th and the 4th century BC, Magad became the most powerful महाजनपद. Where was Magad located? So as we have discussed कि 6th से लेकर 4th century के टाइम पीरियड के बीच में मगध महाजनपद एक बहुत ही पावरफुल महाजनपद बन जाता है। सो मगध महाजनपद आज के टाइम पीरियड में यानी कि प्रेजेंट डे में कौन से स्टेट में लोकेटेड है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज प्रेजेंट डे बिहार। सो आज के टाइम पीरियड का जो बिहार स्टेट है, इवन झारखंड का भी कुछ जो पार्ट है, सो वहीं पे मगध महाजनपद एग्जिस्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, What was Magad capital in the 4th century? So as we have discussed कि मगध महाजनपद का जो पहला कैपिटल था वो था राजगढ़, बट 4th सेंचुरी बीसी के बाद से मगध महाजनपद के कैपिटल को चेंज कर दिया जाता है। सो इनमें से वो कौन सा सिटी था जो कि मगध महाजनपद का न्यू कैपिटल बनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज पाटलिपुत्रा। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, Who was the founder of the Mauryan dynasty? सो इनमें से वो कौन से रूलर थे, वो कौन से किंग थे जो कि मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे, यानी कि जिन्होंने मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड किया था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज चंद्रगुप्ता मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, नेम द लैंग्वेजेस इन विच अशोकन इंस्क्रिप्शन वे रिटन। सो इनमें से वे कौन से लैंग्वेजेस है जिस लैंग्वेजेस में अशोकन इंस्क्रिप्शन को लिखा जाता था?
सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज प्राकृत, अरेमिक एंड ग्रीक। सो इस क्वेश्चन में आप लोग लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट के बीच में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सो बेसिकली स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। सो अशोकन इंस्क्रिप्शन में लिखने के लिए ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था, बट इस क्वेश्चन में हमें लैंग्वेज पूछा गया है, यानी कि भाषा पूछा गया है। सो अशोकन इंस्क्रिप्शन को लिखने के लिए प्राकृत, अरेमिक एंड ग्रीक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। सो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में हमें अलग अलग लैंग्वेज के अशोकन इंस्क्रिप्शन मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, विच रूलर कॉन्क्वेट कलिंगा। सो इनमें से वे कौन से रूलर थे जिन्होंने कलिंग या फिर कलिंगा को कॉन्क्वेर किया था, कलिंग को जीता था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज अशोका, जो कि एक मौर्यन रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा था, कंपोज किया था, या फिर अर्थशास्त्र के ऑथर थे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, द ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इज। सो इनमें से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट के एक ग्रीक एम्बेसडर थे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज मेगास्थनीज। एंड इवन मेगास्थनीज के अकाउंट से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या फिर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। एंड इवन मेगास्थनीज के अकाउंट के जितने भी फ्रैगमेंट्स है, सो उन सारे फ्रैगमेंट्स को एक बुक के फॉर्म में भी पब्लिश किया गया है, जिसको इंडिका कहा जाता है। सो इंडिका नाम आप लोग याद रखिएगा। इंडिका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसके थ्रू हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट एवर रूलर टू प्रोपगेट द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा वाज। सो इनमें से वो कौन से रूलर थे एंड इवन पहले रूलर थे जिन्होंने धम्म के प्रिंसिपल को प्रोपगेट किया था, यानी कि स्प्रेड किया था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, who was the first ruler to inscribe his message to his subject and official on stone surface, natural rocks as well as polished pillar। सो इनमें से वो कौन से पहले रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेज को इंस्क्राइब करवाया था अपने सब्जेक्ट्स को या फिर अपने ऑफिशियल्स को देने के लिए। इंस्क्राइब का मतलब होता है लिखवाना। सो इनमें से वो कौन से पहले रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेज को स्टोन सरफेस के ऊपर इंस्क्राइब करवाया था, जैसे कि नेचुरल रॉक या फिर पॉलिश पिलर। सो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज अशोका। सो अशोका वाज द फर्स्ट रूलर जिन्होंने अपने मैसेज को स्टोन सरफेस के ऊपर इंस्क्राइब करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, Megasthenes mentioned a committee with 6 subcommittee of military of which the 5th look after। So Megasthenes के अकाउंट में एक कमिटी के बारे में मेंशन किया गया है, जिस कमिटी में और 6 सब कमिटी है जो कि बेसिकली मौर्यन एम्पायर के मिलिट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, यानी कि मिलिट्री को कंट्रोल किया करते थे। सो उस 6 सब कमिटी में से जो 5th सब कमिटी था वो इनमें से किस चीज के ऊपर देखरेख रखता था, किस चीज को कंट्रोल किया करता था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज कैरियर, यानी कि युद्ध के लिए जितने भी रथ का इस्तेमाल किया जाता था, सो उन सारी कैरियर, उन सारे रथ को कंट्रोल करने का जो जिम्मेदारी होता था वो बेसिकली 5th सब कमिटी के लोगों का ही होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, Which of the following is not one of the main feature of Ashoka's Dhamma? सो इनमें से कौन सा अशोका के धम्मा का एक इंपॉर्टेंट फीचर, एक मेन फीचर नहीं है। सो इस क्वेश्चन के सारे ही ऑप्शन को भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके थ्रू आपको अशोका के धम्मा के प्रिंसिपल या फिर फीचर के बारे में भी पता लग जाएगा। सो जो पहला ऑप्शन है वो है रिस्पेक्ट द एल्डर एंड बी जेनरस टू द ब्राह्मण्स, यानी कि हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है एंड हमें ब्राह्मण्स के प्रति दया दिखाना है। दूसरा ऑप्शन है कंसिडर योर रिलीजन सुपीरियर टू द अदर रिलीजन। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि आपको अपने रिलीजन को सुपीरियर बताना है एज कम्पेयर टू अदर रिलीजन। जो थर्ड ऑप्शन है वो है गृहपति शुड रिस्पेक्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, रिलेटिव, सर्वेंट, द पोर एंड द स्लेव, यानी कि घर का जो भी ओनर होगा वो अपने घर के हर एक मेंबर को रिस्पेक्ट करेगा, अपने रिलेटिव्स को रिस्पेक्ट करेगा, सर्वेंट, पोर पीपल एंड अपने स्लेव को भी रिस्पेक्ट करेगा। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो है फॉलो नॉन वायलेंस, यानी कि आपको अहिंसा को फॉलो करना है। सो ऑप्शंस को पढ़ के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इनमें से कौन सा अशोका के धम्मा का एक इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज कंसिडर योर रिलीजन सुपीरियर टू द अदर रिलीजन। सो अशोका के धम्मा के अकॉर्डिंग आपको अपने रिलीजन के अलावा दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है, ना कि अपने रिलीजन को सुपीरियर बताना है। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो जब भी आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के क्वेश्चंस को पढ़ते हो देन प्लीज आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार हमें नॉट दिया हुआ रहता है। सो जल्दबाजी में हम लोग क्वेश्चन को ही अच्छे से नहीं पढ़ते हैं एंड फिर हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज
कंफ्यूज हो जाते हैं। सो कई सारे क्वेश्चन में हमें नो या फिर नॉट दिया हुआ रहता है। सो ऐसे क्वेश्चन को प्लीज आप लोग ध्यान से पढ़ा कीजिएगा। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट होता है। सो नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। हु वाज धम्मा महामत्ता? सो धम्मा महामत्ता किन लोगों को कहा जाता था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। सो अशोका ने इवन स्पेशल ऑफिसर को भी अपॉइंट किया था अपने धम्मा के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। सो उन्हीं सारे स्पेशल ऑफिसर को धम्मा महामत्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। संगम इज अ लिटरेचर ऑफ डैश लैंग्वेज। सो संगम टेक्स्ट या फिर जो संगम लिटरेचर है सो वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज तमिल लैंग्वेज। सो संगम टेक्स्ट जो है सो उससे हमें बेसिकली साउथ इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। सो साउथ इंडिया में तमिल लैंग्वेज का ही ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। सो संगम लिटरेचर या फिर टेक्स्ट को तमिल लैंग्वेज में ही लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। Which chiefdom ruled over the Tamilakam part of Indian subcontinent? सो इनमें से वो कौन सा चीफडम है जिन्होंने हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के तमिलकम पार्ट में रूल किया था, यानी कि साउथ इंडियन पार्ट में रूल किया था? सो पहला ऑप्शन है चोलास, दूसरा ऑप्शन है चेरास, तीसरा ऑप्शन है पांड्यास एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव। सो इन तीनों ही चीफडम ने हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के तमिलकम पार्ट के ऊपर रूल किया था ड्यूरिंग द संगम एज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following ruler identified themselves as Devaputra and their statues have been found in shrine in Mathura as well as Afghanistan? So इनमें से वो कौन से रूलर थे जो कि अपने आप को देवपुत्र कंसिडर करते थे, अपने आप को देवपुत्र के नाम से आइडेंटिफाई करते थे? साथ ही साथ आर्कियोलॉजिस्ट को इन सारे जो रूलर है इनके बड़े बड़े स्टेचूज मथुरा एंड अफगानिस्तान के श्राइन यानी कि मंदिरों में भी मिले हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज खुशाना रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु कंपोज द प्रयाग प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ता? सो इनमें से वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किया था समुद्रगुप्ता की प्रशंसा में? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज हरिसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। हरिसेना वाज द कोर्ट पोएट ऑफ? सो इनमें से वो कौन से रूलर थे जिस रूलर के हरिसेना कोर्ट पोएट थे? सो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को पता लग गया होगा, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज समुद्रगुप्ता। सो हरिसेना बेसिकली समुद्रगुप्ता के ही कोर्ट पोएट थे एंड हरिसेना ने समुद्रगुप्ता के ही तारीफ में प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31 जो अगेन प्रयाग प्रशस्ति से ही रिलेटेड है। सो द प्रयाग प्रशस्ति इज ऑल्सो नोन एज, प्रयाग प्रशस्ति को और किस नाम से जाना जाता है? सो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर समुद्रगुप्तास अचीवमेंट मेंशन? सो इनमें से वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिस इंस्क्रिप्शन के ऊपर समुद्रगुप्ता के अचीवमेंट को मेंशन किया गया है या फिर रिकॉर्ड किया गया है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। सो प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन को इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। Who were a clan of nomadic people living in China? सो इनमें से कौन नोमैडिक पीपल के एक क्लैन हुआ करते थे, एक ग्रुप हुआ करते थे जो कि चाइना या फिर उसके आसपास के एरिया में रहा करते थे? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज खुशाना। सो बेसिकली जो खुशाना रूलर थे वो पहले नोमैडिक पीपल के एक क्लैन हुआ करते थे, बट फिर बाद में उन्होंने अपने एक वास्ट किंगडम को फाउंड किया जो कि सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। अगेन ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट द जताकास वेर रिटन इन। सो जितने भी जताकास स्टोरी होता था सो वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज पाली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34 दैट इज वेयर इज सुदर्शना लेक? सो इनमें से किस स्टेट में सुदर्शना लेक एग्जिस्ट करता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। According to a rock inscription in Sanskrit composed around 2nd century CE, the Sudarshana lake was repaired by a king of the। So basically इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक रॉक इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था 2nd सेंचुरी CE के टाइम पीरियड के दौरान। सो उस रॉक इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया है कि सुदर्शना लेक को एक राजा द्वारा रिपेयर करवाया गया था। सो इनमें से वो कौन से रूलर थे जिन्होंने सुदर्शना लेक को रिपेयर करवाया था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज रुद्र दमन वन, जो कि बेसिकली एक साका रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। द डैश डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अ विकेट किंग। सो इनमें से वो कौन सा स्टोरी है जिस स्टोरी में हमें एक विकेट किंग के बारे में बता रखा है, एक बहुत ही दुष्ट राजा के बारे में बता रखा है एंड उस राजा का जो बिहेवियर था अपने सब्जेक्ट्स के प्रति,
अपने प्रजा के प्रति, सो उसी चीज को डिस्क्राइब किया गया है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज गंटा टिंडू जटाका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। डैश वाज द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ अ हाउस होल्ड। सो इनमें से किस व्यक्ति को हाउस होल्ड यानी कि घर का ओनर, मास्टर या फिर हेड कहा जाता था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज गहपति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38, जो कि एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। सो आप लोग के एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, फिर इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, असर्शन एंड रीजनिंग, ट्रू फॉल्स। सो हर एक तरीके से आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो जितना हो सके मैं अपने वीडियोस के थ्रू उन सारे ही क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज अर्ली तमिल लिटरेचर दैट इज द संगम टेक्स्ट आल्सो मेंशन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेजेस। मैच द फॉलोइंग कॉलम ऑफ दिस कैटेगरीज विद द पीपल इन द सोशल स्ट्राटा। अर्ली तमिल लिटरेचर में यानी कि संगम टेक्स्ट में उस टाइम पीरियड के विलेजेस में एग्जिस्ट करने वाले डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल के बारे में मेंशन किया गया है। आपको यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल को उनके प्रोफेशन के साथ मैच करना है। पहला है अदिमय, इसको आपको थर्ड नंबर के साथ मैच करना है। अदिमय का मतलब होता है स्लेव। दूसरा है वेलालार, इसको आपको फर्स्ट के साथ मैच करना है। वेलालार का मतलब होता है लार्ज लैंड ओनर्स। एंड जो आपका तीसरा ऑप्शन है दैट इज उजाहार, इसको आपको सेकंड के साथ मैच करना है। उजाहार का मतलब होता है प्लाउमैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज ए का होगा आपका 3, बी का होगा 1 एंड सी का होगा 2। ए को आपको 3 के साथ मैच करना है, बी को आपको 1 के साथ मैच करना है एंड सी को आपको 2 के साथ मैच करना है। विद दिस क्वेश्चन नंबर 38 भी कंप्लीट होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 39। मनुस्मृति वाज रिटन इन डैश लैंग्वेज। मनुस्मृति को किस लैंग्वेज में लिखा जाता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज संस्कृत लैंग्वेज। मनुस्मृति को संस्कृत लैंग्वेज में लिखा जाता था। लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वे सारे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर एक अर्लीस्ट टेक्स्ट को उसके लैंग्वेज के साथ अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बस इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा लेंथी है एंड इस चैप्टर में बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अभी हमने हाफ ऑफ द चैप्टर से ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, अभी आधा चैप्टर बाकी है। बाकी के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है एंड एक वीडियो में उतने सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। बाकी के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए देन प्लीज़ कमेंट में डाउन एंड जितनी जल्दी हो सके मैं नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करने की कोशिश करूंगी। प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे मेंशन कर दीजिएगा कि मुझे नेक्स्ट पार्ट चाहिए। विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है देन प्लीज आप मेरे डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के थ्रू इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखो आप लोग क्लास 12 में हो एंड आप लोगों को बोर्ड एग्जाम देना है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सारे ही चैप्टर को बस ऊपर से पढ़ लेंगे देन ऐसे में आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। ना आप क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट कर पाओगे और ना ही आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। आप लोगों को अपने चैप्टर के हर एक लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, तभी आप लोग अपने हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकोगे एंड आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। विद दिस आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज कमेंट में डाउन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको ऐसे अपने एग्जाम से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहना है। नाउ सी ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल and thanks for watching my video.